तो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी चल रहा है। फ़िलहाल तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आज लाइव स्ट्रीम करूं, लाइव आऊं, लेकिन अभी मेरे जस्ट ही 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। मैंने अभी कराए हैं, तो फिर अभी लाइव नहीं आ सकते हैं। वो 24 आवर्स या घंटे बाद ही आ पाएंगे। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, थोड़ा पढ़ाया जाए। मतलब मेरा खुद का रिवीजन होता रहेगा, इसलिए मैं कोई आगे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाने के चक्कर में नहीं हूँ। मैं सिर्फ खुद का रिवीजन करने के लिए ही ये कर रहा हूँ, तो ये सबसे अच्छा रहेगा मेरे लिए, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो सभी को हेलो, नमस्कार। आप सभी मस्त होंगे, एकदम मस्त। और रिवीजन आप भी कर सकते हैं इससे, क्योंकि असल में कोई लाइन वाइज एनसीईआरटी पढ़ाता नहीं है। लाइन टू लाइन बुक रख के मतलब समझाते सभी हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं आज से अब ऐसा ही करूँगा, लाइन वाइज ही पढ़ाऊँगा। वो खुद के लिए भी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है पहला चैप्टर। चैप्टर पहला है कि भूगोल एक विषय के रूप में। तो भाई, अब जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि एक ही एसएसटी होता था, सोशल साइंस होता था, तो हम उसी में करते थे। हिस्ट्री पढ़ लिया, जियोग्राफी पढ़ लिया, और मतलब जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। और अभी आती भी बुक हैं जो 6 से 8 तक की अभी नई बुक आ रही हैं, वो भी एक साथ ही हैं। और 9-10th में भी साथ में ही होती हैं, लेकिन 11th के बाद मतलब हाँ, एनसीईआरटी है जो अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम साथ में ही पढ़ते थे छोटी क्लासों में, कि तीनों सब्जेक्ट साथ में पढ़ा लिए। तो लेकिन अब ऐसा होगा कि हम अलग अलग पढ़ेंगे और काफ़ी डीप में जाते हैं यहाँ। तो हम लोग अब जैसे ये सब हम पढ़ते हैं कि अपने माध्यमिक स्तर पर जो हमने पढ़ा था, तो वही लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम था, उसमें हम एक घटक के रूप में पढ़ते। घटक मतलब छोटी चीज़, एक पार्ट के रूप में पढ़ते थे हम लोग। लेकिन अब हर एक भाई सब्जेक्ट है ना, वो तो पूरा बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, बहुत ब्रॉडली सब्जेक्ट है ना। तो अब उसके लिए पढ़ेंगे आगे, तो वो अलग अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सोचते हैं कि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बल्कि होता है। सब्जेक्ट के अंदर भी कई सब्जेक्ट छुपे रहते हैं, कई सारे तो ऐसे भी होते हैं। तो इसमें यही है कि इसमें भूगोल है, मतलब जियोग्राफी है, तो उसका मतलब ही होता है जियो और ग्राफी। तो मतलब हम स्टडी करते हैं जियोलॉजी वगैरह, हर एक चीज़ जिसमें जो हमारा इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, अर्थ है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम पढ़ते हैं इसमें। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। तो भौतिक पर्यावरण, मानवीय क्रिया, उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध, उनके संबंधों को समझेंगे और उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। या एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, वो पूछ रहा है कि हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान के अनेक रूपों से प्रभावित होता है, हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधन पर निर्भर हैं। हाँ भाई, सही बात है। हमें इसीलिए पढ़ना चाहिए कि हम संसाधनों पर निर्भर हैं, और हम इंसान आज यहाँ पे पहुँच गया है कि हम बिना संसाधनों के, रिसोर्सेज के जी भी नहीं सकते हैं, कि हमें ज़रूरत है, हर एक ज़रूरत है। जब हम कुछ नहीं थे, मतलब जब हम चलना भी नहीं सीख पा रहे थे, तब भी हम रिसोर्सेज की ज़रूरत थी जीने के लिए। हमने आग वगैरह जलाना सीखा बाद में, तो रिसोर्सेज ही बनाए हमने आग जलाने के लिए। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं, खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया। जैसे समय बीता, हमने तकनीकी करी। शुरुआत में पशु, खाद्य, वही सब पे आश्रित थे, पौधों पे, लेकिन समय बीता, हम विकसित होने लग गए, हमने तकनीकों का विकास कर लिया। तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। मतलब हम यही तो कर रहे हैं ना। देखो, एक लैंड, भूमि एक रिसोर्स है जिसका हमने यूज़ किया। प्राकृतिक संसाधन है बहुत सारे, जैसे बहुत सारे मान सकते हो, वाटर से लेके तुम नेचुरल गैस ले सकते हो, ऑयल ले सकते हो, और भी बहुत अनगिनत चीज़ हैं जिसके लिए तुम, गैसेज हैं बहुत सारी, तो हैं ऐसी चीज़ें, मृदा है, ये सब किया। तो हमने अपने भोजन की आदतों, वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। और हमने जो, हाँ ये भी बात है कि लिखा हुआ कि हमने भोजन की आदतों, वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित धन्यतव्य है कि प्राकृतिक संसाधन, आहार
तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में भिन्नता भिन्नता पाई जाती है। वो तो है ही। देखो, एक बात इसमें लिख रहा है कि प्राकृतिक संसाधन है, तकनीकी है, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन और परिष्करण, सामाजिक सब भिन्नताएं पाई जाती हैं। भूगोल के साथ छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाली सभी सत्यों के विषयों में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। ये सब इंट्रोडक्शन टाइप का ही मामला है। आप विधि प्रकार की भूमि लोगों से परिचित हैं, अब फिर भी एक समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल को विविधता समझने और समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे अपने मानचित्र पर परिवर्तित गोलक मतलब ग्लोब को समझने और धरातल के दृश्य को कुशलता विकसित होती है। हाँ, इससे जब हो जाएगा तो हम भाई जो हमारा ग्लोब है उसको हम समझ पाएंगे, जो है कि जहाँ से जो ये लाइन जा रही है ये सब क्या है, तो उसके बारे में बताया गया और ये सब ये इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक विज्ञान तकनीकी ये था भूगोल सूचना तंत्र GIS संगणक मानचित्र कला कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता को राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस है। हाँ, तो GIS वगैरह ये सब हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि हाँ भाई ये है कुछ थोड़ा। तो इसके बाद यही है कि अब आप पूछ सकते हैं कि आप अगला प्रश्न क्या पूछना चाहेंगे। पूछ रहा है वो कि आप अगला प्रश्न क्या पूछना चाहेंगे। तो भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे मोटे प्राणियों का भी आवास है। वो तो सच बात है। और पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, ये भी बात है, एक रूप नहीं है। इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। ये भी नहीं कह सकते हो कि भिन्नता नहीं होती है। UPSC यही तो करती है कि पूछ लेगी कि पृथ्वी सतह एक रूप है, लेकिन एक रूप कैसे हो सकते हैं भाई। 0.0001% चांस है कि ना हो, 0.01 चांस है कि ना हो। और ये भी है कि भौतिक स्वरूप भिन्नता होती है। वो कहेगा कि भिन्नता नहीं होती है, तब भी चांस तो हैं। और वैसे पृथ्वी एक जैसी है भी नहीं, हर जगह अलग अलग है। यहाँ पे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र, बहुत सारे लैंड फॉर्म हैं। वो तो अपन पढ़ते ही है छोटे में भी। यह सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। वो तो है ही भाई। इंडिया ही में ही देख लो, हमारा जो रीजन है यहाँ अलग ही भिन्नता चल रही है, यहाँ अलग ही है, यहाँ अलग है, यहाँ मतलब डाइवर्सिटी है। जो सांस्कृतिक विकास को पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों और मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। वो तो है ही। गाँव में है, नगरों में रह रहे हैं कुछ लोग, सड़कों पर, रेलों, पत्तनों, मतलब विकास में पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो रही हैं। उक्त विभिन्नता में भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाज के अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया जाता है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं भाई कि भूगोल क्या है। भूगोल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसने पूछ रखा है। तो आगे अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है, वो कह रहा है कि अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सिंपल सी बात है कि भूगोल क्या है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। और सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टनीज एक ग्रीक विद्वान थे जो 276 से 194 ईस्वी के आसपास थे। तो इनका शब्द ग्रीक भाषा में दो मूल शब्द, एक जियो और एक ग्राफिस। मतलब जियो का मतलब पृथ्वी है, अर्थ है, और ग्राफिस का मतलब होता है वर्णन करना। तो उन्होंने वर्णन किया, को प्राप्त किया गया। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। तो इसका मतलब यही होता है कि जियोग्राफी का मतलब ही है कि पृथ्वी का वर्णन, जियोग्राफी।
जियोग्राफी का मतलब क्या है कि ये पृथ्वी का पूरा वर्णन है। जियो और ग्राफी। पृथ्वी का सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा जाता है। पृथ्वी को हमेशा क्या देखा गया, एक ह्यूमन आवास के रूप में देखा गया। उस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। भाई करते हैं मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें याद रखने की ज़्यादा जरूरी होती नहीं है भाई, रखते हैं तब। अब कहेंगे कि हाँ यहाँ पे पशु भी रहते हैं, पृथ्वी तो रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमने अभी देखी नहीं है, वो भी रहती हैं, तो ऐसा हो सकता है ना इसमें। तो आप इस तथ्य से तो परिचित है ही कि यथार्थतः बहुआयामी होते हैं। पृथ्वी भी बहुआयामी है, वो तो है ही भाई। देखो कोई भी चीज़ है, कोई अगर नॉर्मल इंसान भी है तो वो भी मल्टी डायमेंशनल है, तो ऐसा उसको नहीं कह सकते तुम एक ही आयाम वाले हो। तो बहुत सारे आयाम हैं, जैसे उसमें लिखा है कि इसके लिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकीय, जैसे सॉरी गाइस मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान, अन्न सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान जैसे एंथ्रोपोलॉजी, जो धरातल का वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो यही सब है ना, ये सब टॉपिक डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं ना। किससे जुड़े हुए हैं, हमारी यहीं से जुड़े हुए हैं। तो हम जियोग्राफी से मतलब ये जुड़े ही हुए हैं भाई, एक तरफ से ये सारे जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधिवत भिन्न है, परंतु साथ ही यह अन्य विषयों के साथ निकट संबंध। देखो ये लिखा है ना, भिन्न होता है लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो जुड़ ही जाता है ना। तो ये भी है, भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचना आधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें हमें पृथ्वी पर भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई देती है और दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता, बहुत सारे तत्व जिनमें समानता, कई में असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। हाँ ये भी बात है कि वो कह रहे हैं कि समानता और कई में असमानता पाई जाती है। सिंपल सी बात है कि हाँ होती है भाई, कहीं समानता होगी कहीं असमानता होगी। अगर मान लो ये पूरा एक कॉन्टिनेंट बना दें हम, ये मान लो कि ये अफ्रीका मान लो, ठीक है ना, लेकिन बना नहीं है वैसा। इंडिया, अगर इंडिया की ये जगह एक समान है तो कोई जगह इसमें भी होगी कि जो एक जैसी हो, क्योंकि हो सकता है ना भाई, संभावना तो है ही। मतलब लैंड फॉर्म की तरह हो सकती है, कुछ भी तो हो सकता है थोड़ा बहुत। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। हाँ अध्ययन वही होगा जो भिन्न है, कि अगर नॉर्थ में क्या चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में नॉर्थ में ये तुम्हारा हिमालय है और यहाँ पे तुम्हारा प्लेटू है और नीचे तुम्हारा ओशियन है, तो ये सब अलग अलग है, तो इसकी स्टडी हमें करनी पड़ेगी ना। तो इस हिसाब से होता है। तो भूगोलविद्ता मात्र धरातल पर तथ्यों की भिन्नताओं का अध्ययन नहीं करते हैं। अब वो करा कि तथ्यों का अध्ययन नहीं करते हैं, अब तो उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं। हम उनमें उन कारकों का भी अध्ययन करेंगे या करते हैं जो इन भिन्नताओं के कारण है। भाई अब कोई वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट है, बेवकूफ़ तो होगा नहीं, नापन भी नहीं होंगे कि हम गए हैं अध्ययन करने के लिए और बस हमें देख के आ गए कि उसमें क्षेत्रीय भिन्नता है कि नहीं है। ना हमने उसके कारण समझे, ना हमने उसके परिणाम समझे, ना हमने उसका कोई कंक्लूजन निकाला, तो फिर काहे की स्टडी, ये स्टडी फिर है ही नहीं। अगर ये नहीं सोच रहे हैं तो भाई पूरा निकालेंगे ना, मतलब अच्छे से देखेंगे रीजन वाइज। उदाहरण, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। अब कोर्स होता होगा भाई, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा बहुत बदल रहा होगा, मानसून लेट आ सकता है और वहाँ का सॉइल का नेचर कुछ और टाइप का हो सकता है, तो भिन्नताएं होंगी। तो भिन्नता इस तथ्य से, मिट्टी देखो ये लिखा भी है, मिट्टी है, जलवायु भी है, उसका बाजार की मांग है, डिमांड भी होती है भाई, किसानों की आय व्यय क्षमता भी होती है, तकनीकी निवेश की उपलब्धता होती है, आदि भिन्नताओं से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी कहीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य काल संबंध को ज्ञात करने में है।
देखो, ये चीज़ें याद करने की नहीं होती हैं, ना इनको याद करना होता है, ये सिर्फ समझने की होती हैं। और हमें लॉजिक कॉमन सेंस लगाना होता है कि हाँ ऐसा होता ही होगा भाई। अब इसके बिना तो कोई चलने वाली चीज़ है नहीं कि चल जाएगी। तो ये चीज़ है। तो पार्ट फर्स्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले पार्ट में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे।